साइलेंट करो। करो। नहीं भाई गलना फोन आ रही। साथियों नमस्कार। भादरा से जुड़े हुए कई मुद्दों पर और किसान आंदोलन के मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। विकास एमएलए लेड और इलाके में बढ़ती चोरियां और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आपसे बात कर लूं। भादरा का उप जिला अस्पताल हमने लास्ट बजट 2023-24 में स्वीकृत करवाया था। तुरंत प्रभाव से स्वीकृति के बाद इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। वित्तीय स्वीकृति के बाद इसका टेंडर कॉल करा गया और टेंडर लगा। 29 करोड़ से ऊपर का टेंडर अप्रूवल हो गया। 6 अक्टूबर 2023 को टेंडर अप्रूवल और वर्क ऑर्डर जारी हो गए और यह तय करा गया साथियों की राय से, शहर की परिस्थितियों को देखते हुए और इस हॉस्पिटल की पिछले 3 साल में कामयाबी को देखते हुए कि शहर के ऐसे बीच की जगह में जहां 500 से लेकर के 700 लोग और 1000 लोग पैदल आकर के अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं। आप देखोगे कि जब ज्यादा सर्दी नहीं बचेगी तो यहां कम से कम 1300-1500 लोग डेली आएंगे। ओपीडी होंगे, रजिस्टर्ड ओपीडी 800-900 तो आज के दिन ओपीडी है। उसका सीधा सा फायदा मिलता है जनता को। मुख्यमंत्री जो भी मुख्यमंत्री होता है, जो भी सरकार होती है, उसकी योजनाओं का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब आदमी आते हैं। गरीब आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इस स्वास्थ्य परीक्षण में निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क ओपीडी, ये तीनों फायदा आम आदमी को मिलते हैं। 1300 से लेकर के 1500 लोग यहां करके चेक करवाते हैं। वर्क ऑर्डर जारी हो गया। काम चुनाव की वजह से शुरू नहीं हो पाया क्योंकि जो पुराना भवन है वो तोड़ करके 3 मंजिला भवन बनना है और 3 मंजिले भवन की बाकायदा टेंडर अप्रूवल हुआ, उसकी तकनीकी स्वीकृति हुई, फिर टेंडर अप्रूवल हुआ। आज मैं जिक्र सुन रहा हूं, मैंने सीएमएचओ से बात करी, ब्लॉक सीएमएचओ से बात करी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी चर्चाएं, मौका देखने भी गए कि हॉस्पिटल बाहर ले जाएंगे। जगह कौन सी है, क्या है, वो तो अलग बात है। यह हॉस्पिटल बाहर ले जाने का कंसेप्ट ही गलत है। आप ये कहोगे कि जी ये जगह थोड़ी है या पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग की तो तुम खुद खिलाफ थे, भाजपा के लोग। पार्किंग के लिए बाकायदा हमने व्यवस्था करी हुई थी, वहां 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गए। पार्किंग तो तुमने खुद हटाई है, तुम पार्किंग का क्या रोना रो रहे हो। सवाल यह कि इस हॉस्पिटल में इतनी जगह है, जैसे एसएमएस 11 मंजिल टावर बन सकता है, तो इस हॉस्पिटल में 3 मंजिला टावर, 3 मंजिला हॉस्पिटल हमने स्वीकृत कराया। आप हिसार के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल देखोगे, एक बीघे में, ये तो कम से कम 3, 3.5, 4 बीघा जमीन है, इसमें 3 मंजिला भवन बन सकता है। इसलिए किसी एक्शन ने, किसी एससी ने, चीफ ने टेंडर को अप्रूवल करा है और राज्य सरकार के एनएचएम के डायरेक्टर ने वर्क ऑर्डर जारी करें। तो ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं कि इस हॉस्पिटल को बाहर ले जाएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बतौर पूर्व विधायक मेरा मानना स्पष्ट है, अगर ये हॉस्पिटल बाहर जाता है, बाहर ले जाने की साजिश करी जाती है, तो सीधा का सीधा प्राइवेट हॉस्पिटलों को फायदा देना और भूमाफियों को पालने की धंधा है, न कि जनता के लिए फायदा। जनता को भारी नुकसान होगा और जो जनता को नुकसान करने की कोशिश करेगा, हम बिल्कुल मजबूती के साथ विरोध करेंगे, लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, जो भी होगा हमसे संघर्ष के जो भी तरीके होंगे, संघर्ष करेंगे। इस हॉस्पिटल को यहीं रखने का काम करेंगे। इस मुद्दे पर हमारी राय ये। उसके बाद शहर में पिछले 2 महीने में ये समझ लो आप, भयंकर तरीके से चोरी हुई है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और चोरों का इतना बड़ा दबदबा है, इतना बड़ा बोलबाला है। चोरी सर्दियों में आई बार होती है छोटी मोटी, लेकिन अब की बार जो चुनाव परिणाम के बाद चोरियां बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि पहले क्या होता, चोर आता, ताले तोड़ लेता और ताले तोड़ करके चोर चोरी करके भाग जाता। चोरों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं, चोर ताला नहीं तोड़ के लेके गए, गेट उखाड़ ले गए और अभी तक चोरी पकड़ी नहीं गई। मैं समझता हूं जनप्रतिनिधि को नींद कैसे आती है, एमएलए को नींद कैसे आती है। हमारे जमाने में चोरी हो जाती, एक बार सीरियल चोरी हुई 2020 में, आपके
चैनलों के माध्यम से, मैं जयपुर था, मीटिंगें थी कमेटियों की, चैनलों के माध्यम से, आपके इस अखबार के माध्यम से मुझे पता चला। तो ये इतनी बड़ी हमने फोन पर मीटिंग करी, एसपी, डिप्टी, सब लोगों को, एसएचओ, तीनों थानों के एसएचओ, सबको लगाया और उस सीरियल चोरी को रोकने का काम करा। उसके बाद कभी भी सीरियल चोरी नहीं हुई। आज इस तरीके से नशेड़ी इस इलाके में चोरी कर रहे हैं, और चोरों का अभी बता रहे हैं, कल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मोटरसाइकिल गिरोह पकड़ लिए। मोटरसाइकिल गिरोह यहां सक्रिय नहीं है, बादरा में तो सीधा नकदी सामान उठाने वाले सारे के सारे चोर सक्रिय। इसकी वजह है पूरे के पूरे प्रशासन का, पुलिस का ध्यान लगा दिया सारे के साधन पकड़ने में, लकड़ी के साधन पकड़ने में, पूरे के पूरे प्रशासन को डीजल पकड़ने में, बंदी बटोरने में लगा दिया। यही शासन में फर्क होता है। आप क्या काम लेना चाहते हो? प्रशासन को पूरा का पूरा इन तीनों कामों में लगा दिया, जिससे भारी लोगों के चालान कटे हैं। डीजल में कार्रवाई हुई, लकड़ी में कार्रवाई हुई। जो लोग दिन तोड़ते थे, बैरानी क्षेत्र में इतना बुरा हाल है, अगर फसल नहीं है वहां, किसी आदमी के घर में 20,000 की जरूरत पड़ जाए, वो आदमी 20,000 रुपए के इकट्ठे करने के लिए उसके पास एक ही तरीका है कि वो खेत में से लकड़ी बेचे। उस लकड़ी पर इस तरीके से शिकंजा कस रहे, सिर्फ एक ही लगन कि बंदी कैसे बांधी जाए। ये बादरा की जनता के साथ 2 महीने में बहुत बुरा हुआ है। ये काला सपना था लोगों के लिए। ये काला सपना, ऐसा बुरा सपना होगा कि लोगों से पिछले 5 साल में जिस तरीके से चैन की बंसी बजाई लोगों ने, कभी पुलिस सड़क पर नहीं मिली, कभी लकड़ी वालों को, डीजल वालों को किसी ने परेशान नहीं करा। मैं समझता हूं अगले 58 महीने लोगों के कैसे कटेंगे, लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात ये कि एमएलए लेड और दूसरे विकास के काम, मेरे पास काश्तकारों के फोन आते हैं, साहब हमारे खाड़े का क्या होगा। हमने 95 करोड़ के वर्क ऑर्डर करवा करके काम कार्य आदेश शुरू कर दिए थे, कार्य आदेश दे दिए थे। ईंटें थी नहीं भट्ठों पर चुनाव से पहले, तो काम में ये सोच रहे थे भी ईंटें बड़ी आ जाएं, क्योंकि इतना बड़ी रकम 112 करोड़ रुपए बार बार नहीं मिलती। ईंटें बड़ी आ जाएं, उसके बाद काम करेंगे। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरकार भी बदल जाएगी और एमएलए बदल जाएगा। खाड़ों के काम, नए वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे, जो पहले वर्क ऑर्डर हुए थे वही काम स्टार्ट है। बाकी उसके अलावा सारे खाड़ों के काम पेंडिंग। और किसानों के एक ही फोन आते हैं, साहब हमारे बजट का क्या रहेगा। मैं समझता हूं नई सरकार की जिम्मेदारी है, जो बजट हमने पहले 112 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया था, बचे हुए खाड़े बनाएं, बचे हुए के टेंडर लगाएं, और जिनके वर्क ऑर्डर 95 करोड़ के वर्क ऑर्डर हो चुके थे खाड़ों के, उनके काम स्टार्ट कराएं। इसके अलावा जो जो विकास के काम, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, जो भी काम है उस काम को तीव्र गति से प्रारंभ करने की कोशिश करें। एक जो टेंडर कैंसिल हो गया शहर की योजना का, 100 करोड़ की योजना, कोई जल जीवन मिशन में नहीं है वो योजना। इसके लिए राज्य सरकार ने पैसे दिए थे, और राज्य सरकार के स्तर पर ही प्रयास करके शहर को मीठा पानी पिलाने की जो हमारी योजना थी उसको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। पैसा तो हमने स्वीकृत कराया है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हालांकि हम ही कर रहे हैं उम्मीद, लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी। लोग तो समझते हैं कि 100 करोड़ रुपए इकट्ठे अब मिलेंगे नहीं इनको, लेकिन वो पैसे स्वीकृत हैं। इसलिए उन पैसों को लैप्स होने देने की बजाय रीटेंडर कॉल करके तुरंत प्रभाव से शहर की स्कीम पर काम करें। हालांकि मैं शहर के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे पानी की खपत को हमने हल्का कर दिया। जोगीवाड़ा आपके यहां से पानी जाता था शहर से, अब आने लग गया सागड़ा से पानी। पटुआ गांव में सागड़ा से पानी आने लग गया। आपके डोबीबास, धौलपाड़िया, राजपुरा, सब में शहर से पानी जाता था। उसने वहां हमने राजपुरा के वाटर वर्क्स को कामयाब कर दिया, वहां के स्टोरेज में पानी जाने लग गया माइनर से। अब शहर पर दबाव कम बचा है, लेकिन फिर भी शहर के लोग जो 15 दिन खराब पानी पीते हैं, उसके लिए बड़ी 100 करोड़ की योजना है। इसको सिरे चढ़ाने का काम करें और खाड़ा निर्माण तुरंत प्रभाव से शुरू करवाएं। जो विकास के काम, जहां एमएलए लेड के काम भी रुके हुए हैं 2023-24 के, वो एमएलए लेड के काम भी तुरंत प्रभाव से शुरू करवाएं। इसके अलावा हमने 16 तारीख को भारत बंद का
संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, उसके लिए भी आपसे चर्चा करनी है। भारत बंद में जो किसान गांव में रहता है वो गांव में अपने सारे काम बंद रखेगा। एक तरीके से पूरे देश का विभिन्न ट्रेड यूनियनों का भी है, विभिन्न किसान संगठनों का भी है, विभिन्न मजदूर संगठनों का भी है, सारे के सारे लोगों का भारत बंद में समर्थन रहेगा। और उसमें जितना भी बंद कर पाएंगे लोग, साधन से लेकर के व्यापार से लेकर के हर काम उस भारत बंद में शामिल रहेगा, जिसमें मजबूती के साथ किसान जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के आए थे परेड करने के लिए 26 जनवरी को, उसी तरीके से मजबूती से आएंगे। लास्ट बात है फसल बीमा क्लेम की। कुछ स्कीमों, कुछ पॉलिसियां थी जिनके बीमे अटके हुए थे। अक्टूबर से पहले स्टैक की जो बैठक हुई थी सीएम साहब की अध्यक्षता में, जो वार्ता हुई, उसके बाद स्टैक की बैठक हुई 27 सितंबर के करीब। उसमें तय हो गया था कि जो आक्षेप हैं जिले से कलेक्टर आक्षेप हटा करके भेजेंगे। अक्टूबर में आक्षेप हटा करके भेज दिए थे। और जो पॉलिसियां पेंडिंग है तुरंत प्रभाव से फसल बीमा क्लेम, चाहे 20 की कुछ पॉलिसियां 20 का बड़ा बीमा लोगों के आ चुका है, 99.99% 1% कुछ पॉलिसियां 3400 विवादित पॉलिसियां थी जहां से विवाद उठा था। उसके बाद 2020 की 35 पटवार मंडलों में से 17 पटवार मंडलों के आक्षेप हटा करके भेज दिए थे, जिनके हमने सबूत दे दिए थे मूंग की फसल के एक सिर्फ। उसके बाद जो 22 में कुछ आक्षेप थे और 22 रबी का कुछ बीमा, चने का भी बाकी है। सारे बकाया बीमा क्लेम तुरंत प्रभाव से जारी करें। और अभी ये जो 23-24 रबी का है, इस रबी के बीमे के लिए सरकार गिरदावरी करवाए। लोगों ने चना बोया हुआ था, चना जल गया या बीजमारी होगी, उगा नहीं, उस चने का बाकायदा प्रीमियम कटा है, उसके लिए गिरदावरी करवाएं और समय आने पर क्रॉप कटिंग करवा करके लोगों को बीमा दें। फसल बीमा पर जो सैटेलाइट का आदेश करा भारत सरकार ने करा। मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नीति बनाने का काम भारत सरकार करती है, स्टेट नीतियां नहीं बनाते। भारत सरकार ने सैटेलाइट से बीमा, जहां क्रॉप कटिंग के इश्यूज आ जाएं वहां स्टेट की एजेंसियों पर जिम्मेदारी समझने की बजाय भारत सरकार ने यह कहा था कि फसल बीमा में सैटेलाइट से भी बीमा क्लेम निर्धारण होगा। हम उसको वापस करने की मांग विधानसभा में भी हमने जब हम एमएलए थे उठाई थी और अभी भी उस मांग को दोहरा रहे हैं। तुरंत प्रभाव से सैटेलाइट का बंद कर क्रॉप कटिंग से बीमा दिलाएं। इन सब मुद्दों पर आपसे बात करनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उप जिला अस्पताल को लेकर आपने कहा कि हम किसी भी हालत में ये बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ लोगों का तर्क ये भी है बाहर जाने से डेवलपमेंट भी होगा, बाहर भी अगर कोई संस्थान जाता है तो वहां भी कई चीजें तैयार होती है। आपको लगता है क्या जो नॉर्म्स हैं, आपके विधायक कार्यकाल के दौरान आपने कहा कि कुछ 41 करोड़ में से कितने करोड़, 29 करोड़ के टेंडर लगभग स्वीकृत हुए, तो क्या तब अधिकारी गलत थे या अब गलत है, क्या है इसका प्रॉब्लम? नहीं, अभी कोई अधिकारी कहीं नहीं रहे बाहर जाना चाहिए। ये तो कुछ लोग कह रहे हैं भूमाफिया टाइप। अच्छा, उनका अधिकारियों का तो कुछ नहीं, ये तो अधिकारियों गाड़ियों में चढ़ाए फिर रहे कि चलो वो जगह दिखा देते हैं, वो कोई गौशाला की जगह दिखा रहा है। उनके दिमाग में बात नहीं आती गौशाला की जगह तुम कैसे दे दोगे? वो जो बनाया वो भी गलत बना दिया। उसमें हमने विरोध इसलिए नहीं करा, गांव की संस्था है, कल को ये कहें गौशाला को आमदनी हो रही थी, विधायक जी ने मना कर दिया। लेकिन उस समय अगर इनके दिमाग में ये बात थी तो वहां पहले उस समय कहते कि हॉस्पिटल यहां बनाओ। और किस चीज का डेवलपमेंट? कॉलेज ले गए ना गलत जगह, काय का डेवलपमेंट हुआ है? उससे ज्यादा एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा में डेवलपमेंट ज्यादा होगा। आप देखते रह जाओगे एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा की लोकेशन किस जोर की लोकेशन है। वहां वो कॉलेज इतने डीपली ले गए, हमारी मजबूरी होगी, 5 कमरे ऑलरेडी वहां बन गए थे, इसलिए वहां भवन बनाना। एक साइड तो वहां नगर पालिका का कूड़ादान बना दिया और एक साइड वहां गवर्नमेंट कॉलेज का भवन स्वीकृत कर दिया। मक्खियां ही मक्खियां हैं। और एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा की लोकेशन, प्राइम लोकेशन जाकर के देखिए आप कितनी जोरदार है। शिकरोड़ी की लोकेशन देखिए आप, शिकरोड़ी जो ही ये आईटीआई कॉलेज पूरा बन जाएगा, भवन बन जाएगा। इस रोड पर देखना आप विकास। आप उस रोड पर लेके जाना चाहते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां लेके जाना चाहते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां दीन दुखी जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दीन दुखी लोग जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये उठाना चाहते थे ना हनुमानगढ़ टाउन का, टाउन से उठा करके रे जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां ले जाना चाहते थे। जनता ने भारी विरोध करा,
मैं तो अकेले प्रशासन को ही नहीं कह रहा हूं, जनता को भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, जनता को भारी विरोध करना चाहिए। मेरी बात पर यकीन मत करिए, आप जाइए दिन में 4 घंटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठिए टकटकी लगा के, आप देखना कितने लोग पैदल आते हैं उसमें। अगर 1500 ओपीडी आएगी, 1100-1200 लोग पैदल आएंगे, 1100-1200 लोग पैदल आएंगे, क्योंकि छोटी मोटी तकलीफ है, खांसता झांकता आया आदमी, वो चेक करवा के चला जाएगा, घर का सामान भी ले जाएगा, कोई किसी को साथ लेकर के आया। ये इसलिए ये जो जनता को गुमराह करने की बात करें, महज शहर में विद्वेष फैलाने, भूमाफियों को शय देने और प्राइवेट हॉस्पिटलों के इशारे पर कर रहे हैं। बलवान जी, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पर होता है वहां से रोड ट्रांसपोर्टेशन की जो कनेक्टिविटी है वो नजदीक होनी चाहिए, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, और जो छोटे छोटे हॉल्ट स्टैंड होते हैं, जैसे अपने सावा बस स्टैंड है या फिर इधर वाला गांधी चौक वाला है, ये सभी इसके नजदीक है। लेकिन जहाँ पे बाहर लेके जाएंगे वहां से तो बहुत दूर हो जाएंगे, तो आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपका क्या कहना है? मैं तो यही कह रहा हूं, पैदल लोग आते हैं, बस स्टैंड नजदीक है तभी लोग पैदल आते हैं। पैदल लोग और किससे आते हैं? वहां अगर बाहर हॉस्पिटल लेके वहां पैदल थोड़ी जाएंगे। और मान लो बीमार कोई ऑफिस टाइम में बीमार होता है क्या आदमी, कोई आदमी 4 बजे बीमार हो गया, 5 बजे बीमार हो गया, निःशुल्क जांच योजना की हॉस्पिटल में बंद हो गई और उसमें बीमार हो गया और उसको ये कह दिए तू ये जांच करा के ला, वो जांच कराने आएगा, फिर उसके 200 रुपए लग जाएंगे, जांच करवाने भादरा के भीतर आएगा, फिर वो वापिस जाएगा। इससे बेहतर वो समझेगा कि तू प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जा। फिर इसलिए मैं कह रहा हूं प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल को फेल करने की ये सबसे बड़ी साजिश है। इस साजिश का हम जोरदार विरोध करें और शहर के लोगों को विरोध करना चाहिए। मेरा हित थोड़ी है अकेले का, ये मेरी पार्टी का हित थोड़ी है। आप क्या सोचते हो मेरे पास नहीं आए होंगे लोग? सभी कर तो हमने कराया था। इस तहसील को चारों तरफ से विकास के कामों के सपने तो हमने दिखाए और सपनों को धरातल पर हमने उतारा। आपको क्या लगता है मेरे पास लोग नहीं आए होंगे? मेरे को भी कहने आए थे लोग कि उस जमीन में बना लो, उस जमीन में बना लो, हम वहां दान दे देंगे, वहां दान दे देंगे। आए थे बेचारे, मैंने उनको समझाया कि ना भाई ऐसे नहीं हो सकता, जनता को नुकसान हम किसी सूरत में नहीं कर सकते, जनता का नुकसान। उसके बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने एक बाजार है मेडिकलों का, आप उस बाजार को फैल कैसे कर सकते हो? वो लोग शहर के नहीं है क्या? आपको आप मेडिकल बाहर चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे भाई? ये हॉस्पिटल बाहर क्यों चले जाएगा भाई? ऐसी कौन सी वजह है? शहर के बीचों बीच उपयुक्त ऐसे हॉस्पिटल के लिए तो हमने अंडरब्रिज बनाया है। हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी आसानी से, अंडरब्रिज इसलिए बनाया सिर्फ जनाजा लाने ले जाने के लिए और हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचने के लिए। बाईपास होकर के हॉस्पिटल आने का कंसेप्ट पहले होता तो हम अंडरब्रिज बनाते नहीं। अंडरब्रिज इसलिए बनाया कि बागड़ के जो गांव है, 35-36 गांव है, वहां से कोई पेशेंट अचानक आए तो सीधा का सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल यही रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लालच के लिए या फिर अपनी कुंठा बुनाने के लिए कर रहे हैं। उनको यह लगता है कि तुम्हारे जमाने में तो तुमसे विकास होगा नहीं, इसलिए जो पूर्व विधायक ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है उस बजट पर थोड़ी राजनीति कर लेते हैं। तो उनको कहना चाहता हूं ये ऐसी अच्छी राजनीति मत करिए और तहसील के अंदर विकास के जो काम हो रहे हैं उनको प्यार प्रेम से जैसे हमने चलाया वैसे चलाइए। इसके अलावा सर आपने जो दूसरा बड़ा मुद्दा कहा कि एमएलए लाइट के काम रुके हुए हैं और जो घोषणाएं थी अंतिम बजट सत्र में वो काम भी पेंडिंग है। बहुत से जिला परिषद की योजनाएं हैं, गांव के जो विकास कार्य चलने चाहिए थे वो रुके हुए हैं। ये शायद पहली बार होगा शायद इस सरकार ने टेंडर लगे हुए काम को भी रोक दिया और कार्य आदेश जारी हुए काम को भी रोक दिया और जिनका सामान नहीं आया उन काम को भी रोक दिया। ऐसे में लगभग काम रुके हुए। मैंने आज एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि 2 महीने में सरकार को भयंकर राजस्व प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं सरकार को जब राजस्व प्राप्त हुआ है तो यह काम जल्दी स्टार्ट करे, लेकिन हुआ ऐसा पहली बार है। राज बहुत बार बदले हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। नाम जरूर बदलते देखें, काम रुकते और काम रोकते और काम होल्ड करते हमने नहीं देखा। रही बात यह कि वो ये पहले चुनाव में मुद्दा बनाते थे कि पिछली सरकार ने कर्ज ज्यादा ले लिया। कर्ज की एक सीमा होती है, कर्ज जब और मिलता नहीं दिखा तो भारत सरकार ने अपना बजट एस्टीमेट छोटा कर दिया।
राजस्थान सरकार ने बजट एस्टीमेट बड़ा इसलिए करा था कि कर्ज मिलना आसान था, मिल रहा था। लास्ट में 8,500 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार ने उधार लिए थे, उस उधार से जितने कॉलेज, स्कूल, सड़कें, पुल, हॉस्पिटल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज जितने हुए, खाड़ा निर्माण, नहरों के निर्माण, एनीकेट, बांध, जितने लास्ट बजट में विकास का काम हुआ है, मैं समझता हूं राजस्थान में ये एक चिरस्थायी याद रहेगी और ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाएगी। और ऐसा मजबूती के साथ काम धरातल पर उतारने का जो करा था, इसको रोकने की जो कोशिश करी गई है भजनलाल सरकार द्वारा, पर्ची सरकार द्वारा, ये बेहद ही कमजोर कदम है। इसको फौरन सरकार को वापस लेकर के विकास के कामों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए ताकि जनता को फायदा हो। आपने सर एक और बात, चोरी का मुद्दा उठाया। पिछले 2 महीने में शायद 20-25 से ज्यादा चोरियां सामने आ चुकी है और चोरियां पहले भी होती थी। क्या उन चोरियों और इन चोरियों में कोई विशेष फर्क, क्या माहौल आपको लगा? क्योंकि आप भी विधायक थे, अब आप विपक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई, चोरी को लेकर के मौजूदा जनप्रतिनिधि चिंतित नहीं है। चोरी हमारे जमाने में हुई, मैं कह रहा हूं 2020 में सीरियल चोरी हुई। भट्ठू से कोई चोर गिरोह आता था और वो लगातार उसने छानी में, निनाण में, मलखेड़ा में, गांधीबड़ी में, सरदारगढ़िया में, खचवाड़ा में चोरियां करी। हाँ, फौजी के घर में। तो ऐसी चोरी वहां हुई। 2020 के बाद इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई, वो सीरियल चोरी हुई। हमने विद इन 15 डेज चोर उजागर करे। चोर उजागर करने के बाद उनको पकड़ने की रणनीति थी। वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन निनाण गांव में चोरी के लिए दोबारा घुस गए। निनाण के लोगों ने उनको ठोका और ठोक करके उनको जेल में टेका। मुझे तो 2 महीने पहले तक तो रिपोर्ट की थी वो चोर जेल में ही है, उस पर इतने मुकदमे थे। लेकिन मुझे याद है, मुझे 15 दिन नींद नहीं आई जब तक वो चोर नहीं पकड़ा गया। लोग कहते थे कि बलवान पूनिया की आंखें सूजी हुई, नशा करता है। मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं, चोरी हो रही है और एक फौजी की सारी जिंदगी की कमाई लूट ले गए चोर। 4 चोर आए कम मड़ोड़ के और सारी जिंदगी की उसकी बेचारे की कमाई लूट ले गए। आपको नींद कैसे आ रही है? हम पुलिस को आइडिया देते थे, हम पुलिस को बताते थे, हम पुलिस के ताबड़तोड़ पीछे पड़ते थे। पुलिस यहां तक कह देती थी कि एमएलए साहब आप तो बहुत परेशान हो। मेरे को एक बार एसपी ने कह दिया कि चोरी तो नेचुरल प्रक्रिया है, मगर चोर पकड़ना भी तो पुलिस का काम है, आपने कैसे कह दिया? मुझे याद है वो बात का सॉरी फील करने के लिए एसपी मेरे गांव आई, जिसके घर चोरी उसके घर तक जाके आई। मैंने सीएम को शिकायत करी, इस वक्तव्य कैसे हो सकता है एसपी का कि चोरी तो होती रहती है, चोरी तो कभी की होती है। अरे चोरी होती है, पुलिस का क्या काम? पुलिस पकड़े। पुलिस को तो बेचारी को काम धंधे लगा दिया, दूसरा वसूली के लगा दिया। तो चुनाव में पैसे बांटने जरूरी थे, वसूली करानी थी। तो इसलिए हमारी चिंता है ये। आने वाले वक्त में लोगों से कहना चाहता हूं, भाई ठीकरी पैरा शुरू कर लो 58 महीने। आप चैन की सांस छोड़ने वाले नहीं हो। तो मौजूदा जनप्रतिनिधि तो और काम लगे हुए हैं, उनके पूरे के पूरे वन विभाग की गश्ती दल पूरी रात। और दूसरी बात ये, लोगों के साथ जो खिलवाड़ शुरू करी है उसका समाज में दुष्परिणाम आने लग गया। चोरों के हौसले बढ़े, नशे की आदतें बढ़ेगी। जिन युवाओं का हमने शिक्षा में ही माहौल बनाया था, कॉलेज खोल के, स्कूल खोल के, स्कूल कर्मोन्नत करके, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, हम शिक्षा पर भाषण देते थे। अभी सारे दिन वो नौजवान छोरे चोरी की बात सुनते हैं। चिट्टे की गैंग पकड़ी गई है। जनाना गांव का युवा वो मौजूदा एमएलए के गलबैया डाले बैठा। और जिस चंदन की ये बात करते थे चुनाव में, उस चंदन वालों ने पता नहीं चंदन वालों की अब क्या चांदी की होगी क्या वो लकड़ी। वो चंदन वाले इनके माला डाले बैठे थे। मेरे पास तो चुनाव के बाद से स्क्रीनशॉट आए। उनको कहो कि मजबूती के साथ बदमाशों पर, चोरों पर कार्रवाई करें ताकि लोग शांति से सोएं। मुझे तो उन चोरों के लोगों का दर्द नहीं देखा जा रहा। और बेचारे वो नाटा जी का श्रद्धा स्थल था, गए तो उखाड़ के ले गए बताओ, और अभी तक कोई मतलब ही नहीं। तो किस बात की चिंता कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही। मौजूदा जनप्रतिनिधि का कहता है कि वो भयंकर चिंता करके इलाके की जनता को अमन चैन से सोने के लिए
माहौल पैदा करें। धन्यवाद। सर, इसके अलावा आप एक बड़ी योजना थी चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की, लेकिन इसको उसका नाम बदल दिया गया आयुष्मान भारत चिरंजीवी योजना। लेकिन जो बेनिफिट शायद प्रत्येक वर्ग को मिलता था, प्रत्येक घर को 750 रुपए में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मिलता था, लेकिन अब 2011 का कोई आंकड़ा है, उसमें जो बीपीएल में थे या जो खाद्य सुरक्षा में पात्र थे, उन लोगों को सिर्फ उस आयुष्मान योजना में जोड़ा जा रहा है और सिर्फ 5 लाख रुपए का उसमें प्लान है। तो उसकी बजाय इस चिरंजीवी योजना को खत्म करना, ये कैसे देखते हैं आप इस योजना? अभी तो पूरी खत्म हुई नहीं, पूरी खत्म हो जाएगी उस दिन लोगों का क्या होगा, बड़ी भारी चिंता का विषय। अभी एक्सीडेंट होया हुआ है एक छोरा सरदारपुरा का, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, 6 लाख रुपए लग गए, परिवार के 10 फोन आ गए। आज के दिन 6 लाख रुपए किसी किसान परिवार से इकट्ठे होने बहुत मुश्किल बात। वो बेचारे ढूंढ रहे हैं पैसे कहां से, कैसी व्यवस्था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इतना बड़ा सहारा थी लोगों के लिए। खैर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये पार्थ तेरे दुख का कारण तो शोक है। प्रदेश की जनता को चिंता हो रही है बड़ी भारी कि 58 महीने कैसे निकले। इस भारी चिंता के बीच मैं तो राजस्थान सरकार से अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का आप नाम भजनलाल योजना कर लीजिए, पर वो 25 लाख रुपए का पैकेज लौटा दीजिए आप। और हर आदमी जो 750 रुपए एक साल का पैसा दे दे, सरकार को पॉलिसी के पैसे दे दे, बीमा पॉलिसी के, एक साल लोगों को आप बीमित करिए, चिरंजीवी योजना का फायदा दीजिए। आप अपना नाम कर लो भाई, बिल्कुल आप चुनाव जीते हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप भजनलाल योजना नाम कर दो, आप और कोई योजना नाम कर दो, आप पर्ची योजना नाम कर दो, मुख्यमंत्री पर्ची योजना चलेगा, स्वागत करेंगे, पर लोगों को राहत दे दो। एक और बड़ी बात, जो हालांकि वो फैसला बदल दिया गया, ओपीएस की बजाय एनपीएस के जरिए नियुक्ति दी गई कृषि विभाग में। साथ ही 2 दिनों से खबर आ रही है कि 4 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और कुछ एक मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, उनका भी बयान पढ़ रहा था कि अब अकबर को नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी जगह सावरकर को पढ़ाया जाएगा, बहुत से चेंजेस आएंगे। क्या ये पैटर्न आप कितना ठीक मानते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस बंद कर देना, ओपीएस को बंद करना, एनपीएस शुरू करना, साथ ही जो एक प्रकार से सब्जेक्ट में बदलाव किया जा रहा है बहुत सा, उसको कैसे देखते हैं? मुझे तो उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन मदन जी दिलावर को बनाया था शिक्षा मंत्री, इसी काम के लिए बनाया उनको। वो तो आप कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो कुछ छाप के दे देगा, ये करना वो करेंगे, उनका खुद का दिमाग थोड़ी बेचारा। मदन जी बड़े सज्जन आदमी है, शंख है वो, शंख उनको जितना कोई बजाएगा उतने बच जाएंगे। तो ये चेंज करना, सिलेबस चेंज करना, तो ये तो उनकी पहली रणनीति रही है। एनसीईआरटी में खूब करे उन्होंने, भाजपा सरकार ने। लेकिन सवाल ये कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल बंद कर दिए, और अभी क्या है, ये माहौल बनाना शुरू करा ना इन्होंने। आपके पत्रकार के नाम से भी ये ज्ञापन चला था कि ये स्कूलों में बच्चे कम है, इसको गर्मोन्नत गलत करवा दिया। आपके पत्रकार ने खंडन भी करा था उसका। ये तो स्कूल बंद करेंगे, इंग्लिश मीडियम तो हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ये स्कूल बंद करेंगे। 49 स्कूल कर्मोन्नत है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये तो कम करेंगे। ये तो पहले ही पता था, शिक्षा विरोधी है भाजपा। ये थोड़ी चाहते हैं सरकारी स्कूल मजबूत हो, ये थोड़ी चाहते हैं सरकारी हॉस्पिटल मजबूत हो। ये तो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष के लोग हैं। इसलिए इनसे ये उम्मीद करना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएंगे, नहीं, मुझे तो लगता नहीं। और जो करे हैं, बंद करें, एक घोर निंदनीय कदम है। और राजस्थान प्रदेश की जनता ने बहुत गलत फैसला लिया है शिक्षा विरोधी लोगों को आगे लाने का। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो इतने जोरदार चले हैं जी कई गांवों में, बंद कैसे करें मुझे समझ में नहीं आता, क्यों दिमाग खराब है उनका। 450 बच्चे हैं, 350, 284 बच्चे हैं मुंसरी में, 350 बच्चे हैं डुंगराना में, कुछ सैकड़ों बच्चे। मेरे गांव में पिछली बार स्कूल खोला 20 बच्चे थे, अब की बार 65 बच्चे हैं। नेक्स्ट ईयर 150 बच्चे होंगे। इतने जोरदार कामयाब हैं, गरीब के बेटे अंग्रेजी पढ़ लेंगे, प्रदेश आगे बढ़ेगा। पर ये कदम, जन विरोधी कदम सरकार उठा रही है, गलत बात है, नहीं उठानी चाहिए।
चुनी हुई सरकार, ठीक है, जनता ने कोई गलत काम थोड़ी करा है भाजपा को जिता करके, उन्होंने जनता ने तो ठीक ही करा था अपनी जान में। तो भाजपा को ये ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। सिलेबस के नाम पर, हिजाब के नाम पर लड़ाने की बजाय स्कूलों में क्वालिटी और सुधारें, शिक्षकों की भर्ती पूर्ण करें। जो 3rd ग्रेड की शिक्षक रीट करवाई थी चुनाव से 6 महीने पहले, उसकी नियुक्ति के लिए 5-6 हजार बच्चे जयपुर में बैठे धरने पर। उन बच्चों को रोजगार दें, उनको नियुक्ति दें। और इंग्लिश मीडियम के जहां नियुक्ति नहीं दे पाए थे आधे लोगों को, वो नियुक्ति पत्र पूरे करें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को रन करें सरकार। यही एक सर, केंद्र सरकार का कल बजट आया, उसमें कृषि क्षेत्र में देखें तो बजट घटाया गया कृषि क्षेत्र का, और शिक्षा के क्षेत्र का भी बजट घटाया गया है। कृषि क्षेत्र में यूरिया सब्सिडी कम कर दी गई है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बजट कम कर दिया गया है। 400 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2.3% कृषि में कम करा गया। यूरिया में 65,000 करोड़ रुपए कम करे गए, और फसल बीमा में 4,000 करोड़ रुपए कम करे गए। ये जो कदम उठाए किसान विरोधी, और दूसरी बात, रोजगार के लिए कोई स्पष्ट नहीं है। मैंने पूरा बजट ढंग से देखा है, रोजगार के लिए कोई पूरा गूंगा सा बजट है। और बजट में जैसे बता रहा था, ओवर एस्टिमेट में चला गया। मोदी जी ने कर्ज जो लिए हैं 55,000 करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था जिस दिन मोदी जी राज में आए थे। अब वो 2 लाख से ऊपर का कर्ज, 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज ले चुके हैं। उनका कर्ज एस्टिमेट बड़ा हो गया, इसलिए बजट एस्टिमेट छोटा लेकर के आए। और बजट एस्टिमेट में ये चीज नहीं है, जो चीजें छुपाई गई, जो नहीं बताई गई, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है। आप देखोगे जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब में आपको टैक्स कितनी बार देना पड़ता है। आपको ये रोका गया कि आप सरसों का तेल यूज नहीं करोगे, जो घर में सरसों पैदा करते हो उसका निकाल करके सरसों का तेल पैकिंग बना करके आप सकल घरेलू उत्पाद जो हैं उनको बढ़ावा देने की बजाय कंपनियों से आयातित तेल, वो तेल यूज करने की उसमें सिफारिश करी गई है। दूसरी बात, जो सरसों के तेल पर भी अगर मैं बात करूं, खाने के तिल का तेल, सरसों का तेल, जो लोगों की रसोई की चीज है, उसमें आप कितनी बार टैक्स लेते हैं। आप सरसों के बाद खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फिर उसके बाद सरसों पैदा होने के बाद यहां तक सारे टैक्स आप भुगत रहे हो। पैदा होने के बाद जब सरसों का तेल आप घर में निकाल दिया तो आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। अगर आप बाहर से तेल वापस लेकर के आए, आप 5 बार टैक्स दोगे, उसके बाद उसकी जीएसटी हो रही है, आप 6 बार टैक्स दोगे। ये जो टैक्स का लोगों नारा तो ये था कि 1 टैक्स 1 नेशन, जबकि आप खाद्यान्न पर टैक्स दे रहे हो। वो टैक्स घटाने की कोई रणनीति नहीं है इस बजट में, कुछ नहीं। महंगाई कैसे घटेगी? लोगों के टैक्सेस कम करते तो महंगाई घटती। इन्होंने जो कदम उठाए हैं, हाँ एक चीज है, मनरेगा में जरूर पैसा बढ़ा है, लेकिन और सारी चीजें थी उसमें, सब में लोगों के पैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न और कृषि, फसल बीमा, सब जो हमारे काम की चीजें थी, इस देश के 70% लोगों के काम की चीजें, उनके सब के बजट एस्टिमेट घटे हैं, जो बेहद निंदनीय है और बेहद हिंदुस्तान की जनता को कमजोर करने के। रोजगार को लेकर के कोई स्पष्ट बात नहीं है। रोजगार को लेकर के कहीं कोई कदम नहीं उठाए गए कि भी इतने नए डेवलपमेंट होंगे, उसमें आप सरकारी रोजगार देंगे या फिर उद्यमियों के जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार का सही बात है, रोजगार का चर्चा ही नहीं है बजट में। आप अलग से कॉलम नहीं पढ़ेंगे कि यहां इतने रोजगार पैदा होंगे, हम ये काम करेंगे जिससे इतने रोजगार पैदा होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं। रोजगार का कोई जिक्र नहीं। सर, एक केंद्र सरकार पर ही हम चलते हैं। लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल पर अब जांच जारी है। लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव पर कार्रवाई जारी है। उससे पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में है। कुछ और राज्यों के भी जो विपक्ष के नेता हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, लेकिन वो जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद असम के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा भी हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर के विधायक, पूर्व विधायक, वो भी ईडी के रडार पर थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे देखते हैं इसे आप? विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं और लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता इन चीजों का? जो पार्टी बदल ले वो ईडी से बच जाता है। जो पार्टी बदल ले वो ईडी से बच जाता है। ईडी ने जो कार्रवाई आज तक करी है, ईडी ने जो कार्रवाई करी है, उस कार्रवाई में
जो 5906 मामले दर्ज करे ईडी ने, इसमें कार्रवाई करी है 25 लोगों पर। ट्रायल चल रहा है 24 लोगों पर, एक का वापस ले लिया और 96% कन्विक्शन पर कुछ नहीं करा। ये वो 96% जो आप बता रहे हो भाजपा में चलेगी, या भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया, या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, या उनकी तरफ पल्ला बदल के उनकी साइड हो गई। यही है लोकतंत्र की हत्या। आप चोरों के खिलाफ कार्रवाई करिए, बहुत बढ़िया बात। काले धन की कह रहे थे, क्या वो धन अब भगवा हो गया क्या? अभी तो सोम पड़ा है। इस काले धन क्यों कह के राज में आए मोदी जी, तो क्या वो अब काला धन भगवा धन हो गया? कोई काला धन नहीं है। कोई एक आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जो भाजपा में है या भाजपा के, सबसे ज्यादा कार्रवाई यूपीए गवर्नमेंट में उन लोगों पर हुई जिन लोगों पर इल्जाम उठे। मीडिया ने इल्जाम लगाए, कैग ने रिपोर्टें दी, उन लोगों पर कार्रवाई हुई, जेल गए। देश का सबसे बड़ा अगर 10 साल का कोई घोटाला है, पिछले 10 साल का सबसे बड़ा कोई घोटाला है तो व्यापम घोटाला है। शिवराज सरकार का, मध्य प्रदेश का नौकरियों का घोटाला, व्यापम घोटाला, जिसमें न सिर्फ घोटाला हुआ, उससे पीड़ित लोगों ने आत्महत्याएं करी। एक सिंगल कार्रवाई नहीं हुई, सिंगल किसी के घर ईडी का छापा नहीं लगा। ये विपक्ष को खत्म करने की और वन नेशन वन पार्टी बनाने का प्रोग्राम है। ये सारे के सारे काम आपने देखे। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी महागठबंधन का फिर बड़ा तेजी के साथ मेयर के चुनाव को दिखाया गया कि साहब देखो महागठबंधन की पहली विकेट में आउट हो गया महागठबंधन। तो सरेआम प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिख रहा है, वोटों पर काटा मार रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा और समय दे दिया 15 दिन का। स्पष्ट पीठासीन अधिकारी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के 20 वोटों में से 8 रिजेक्ट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं धरने पर, जंतर मंतर पर भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे। उसके बाद ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारे के सारे हथियार हो गए मोदी जी के हाथ के। इन हथियारों के जरिए विपक्ष को डरा रहे हैं। यही लोकतंत्र खात्मे की निशानी है। ठहरो, रुकिए। इस लोकतंत्र नुक्स के खात्मे का दुष्परिणाम न सिर्फ विपक्ष भुगतेगा, इस देश की आम जनता भुगतेगी, इस देश की सारी जनता भुगतेगी। जब लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो खुद भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नेतृत्व का ह्रास हुआ, उसका दुष्परिणाम भादरा तक आया है। हमारे एमएलए तीसरी बार जीते थे, जरूर हमें हरा करके जीते, हमारे विरोधी हैं, हम उन पर 1000 आरोप लगाते हैं, लेकिन वो जीते, वो मंत्री बनते। लेकिन जो नेतृत्व का ह्रास हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, नेतृत्व का पतन करा है, वसुंधरा राजे से लेकर के हमारे बाबूजी तक, और मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, अटल आडवाणी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी तक, जो नेतृत्व का ह्रास हुआ है, इसे कहते हैं तानाशाही। मुसोलिनी, हिटलर के बाद दुनिया का तीसरा तानाशाह उभर रहा है। हे भारत के लोगों, संविधान को बचाना है तो इस तानाशाह को हराओ। और एक विभिन्न दल के लोगों, अगर आज भी तुम्हें गलतफहमी है कि ये सीट तो हम जीत जाएंगे, ये सीट तो हम जीत जाएंगे, अगर तुमने सेक्रीफाई नहीं करा, बलिदान नहीं दिया, कुर्बानी नहीं दी, मिलकर के इसको नहीं हराया, तो एक ऐसा तानाशाह होगा जो न आपकी सुनेगा और न ही देश में कानून और संविधान बचेगा। आपने जिक्र कर लिया, बात यहां तक आ गई। इसका नुकसान सिर्फ विपक्ष के लोगों को नहीं, बड़ा नुकसान जो झेलना पड़ा है वो पक्ष के लोगों को झेलना पड़ा है। विपक्ष के लोग तो फिर भी बीच बीच में चिल्ला लेते हैं। धन्यवाद हेमंत सोरेन को, जिस पर आरोप है कि आपने 12 पट्टे, 12 भूखंड कैसे ले लिए और 36 लाख रुपए, 33 लाख रुपए घर में कैसे मिल गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो हेमंत सोरेन को धन्यवाद कि उन्होंने जेल चुनी मोदी और शाह के पैर पकड़ने के अलावा। लेकिन जिन्होंने मोदी और शाह के पैर पकड़ लिए
उन लोगों की हालत जेल से बाहर रहते हुए बदतर है, जस्ट लाइक वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे क्यों चुप हो गई मुझे पता नहीं। ये बीच बीच में, या फिर वसुंधरा राजे चुनाव में घर बैठ जाती, कांग्रेस को 150 सीटें आती। वसुंधरा राजे अगर नहीं फिरती राजस्थान में थोड़ी बहुत, सीटें नहीं आती। पर वसुंधरा राजे चुप क्यों हो गई? मैं तो कहता हूं राजे से कि हेमंत सोरेन से सीखो, जरूर आदिवासी का बेटा है, जरूर शिबू सोरेन का बेटा है, लेकिन आपसे मजबूत है। उसने तो आज भी बताया कि जेल ठीक है, मोदी और शाह के चरणों में नहीं जाएंगे, जेल में मरना ही ठीक है। सिसोदिया से सीखो, संजय सिंह से सीखो। और ये बातें कोई सुनता है, कोई देखता है, तो उसको अचंभा होता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और पूरी दुनिया में लोग, मेरा एक दोस्त रहता है अमेरिका में, उसने एक दिन मेरे पास लेख भेजा था, मुसोलिनी को मैंने पहली बार उस दिन पढ़ा। पूरी दुनिया में ये अचंभा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आज जिस तरीके से राजनीतिक दलों की हालत रशिया में है, एक दिन ऐसी हालत हिंदुस्तान में हो जाएगी। जिस तरीके से यूक्रेन को तबाह करा है रशिया ने, पुतिन की सैनिकपन ने, उससे न सिर्फ यूक्रेन तबाह हुआ है, तुम्हारे बच्चों की एमबीबीएस छूटी, बल्कि रशिया की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ है, खत्म हुआ है, और रशिया की आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ा है। इसलिए इस डेमोक्रेसी को सुंदर बनाने के लिए आप मोदी, शाह, जो तीसरे मुसोलिनी और हिटलर बनने जा रहे हैं, इनको रोकिए। ये सबका काम है, अकेले विपक्षी दलों का नहीं, सब लोगों का काम। आपने इनका जिक्र किया, क्या लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या आप इस गठबंधन के जरिए, या आपकी चर्चा ये भी चल रही है कि आप कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य, जब तक कोई व्यक्ति सदन में नहीं पहुंचेगा तब तक शायद ही सत्ता के खिलाफ बोल पाएगा। सड़कों पर आजकल सुनने वाले कम ही बचे हैं। लोकसभा को लेकर के हमारी पार्टी ने गठबंधन से चूरू सीट मांगी। अगर इंडिया गठबंधन में चूरू सीट मिलती है तो हमारी दावेदारी है। और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पर मैं तो सारे दलों से कहना चाहता हूं कि इस सीटों का सेक्रीफाई करो, और जरूर नहीं बलवान पुनिया चुनाव लड़े, ये तानाशाह को खत्म करो देश से, यही आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ले